वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था 2019 में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी एसीटीटी पोस्ट पर, तो इनमें से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर ट्रेड का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मैशिनिस्ट स्टूडेंट के लिए अभी तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, सिर्फ मैशिनिस्ट स्टूडेंट का किसी का भी डाउनलोड नहीं हो रहा। तो मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जैसे वेल्डर पोस्ट और केबल्ट जॉइंटर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम डेट के लिए अलग से नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप लोगों के लिए भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैशिनिस्ट स्टूडेंट के लिए भी अलग से नोटिस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसमें आप लोग को दिखाएगा आप लोग का इतना तारीख को एग्ज़ाम है। तो उससे पहले शायद आप लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा है कुछ स्टूडेंट का। तो जो भी स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसके लिए टेंशन मत लेना, आप लोग का भी धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल आप लोग को बताया नहीं। आप लोग ज़्यादा कुछ कर रहे हैं क्योंकि लॉगिन करके देखते तब आप लोग को दिखा रहे हैं कि आप लोग का एडमिट कार्ड आया है, लेकिन ऐसे तो आप लोग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना। तो मैशिनी स्टूडेंट टेंशन मत लेना, आप लोग का भी एग्जाम शायद 8 या 10 तारीख के अंदर हो जाएगा। तो आप लोग भी प्रिपरेशन में जुड़े रहना, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट था सेल का पीबीएस ईयर पेपर को डिस्कस करने के लिए। मेरा पास 3 पीबीएस ईयर या टोटल पीबीएस ईयर टोटल 3 सेट फिटर का पेपर अवेलेबल है, जो मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोग का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, आप लोग कोई भी सेल का पेपर कोई भी यूट्यूबर से या कोई भी वेबसाइट से जाके मत खरीदना, क्योंकि ये फ्री में मिलता है। मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, ये मेरा पेपर है, आप देख सकते हैं। और भी 2 पेपर है जो मैं आप लोगों का साथ दे दूंगा। जो 3 पेपर आप लोगों को कोई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, मैं 3 पेपर ही दे दूंगा। लेकिन पैसा दे के किसी से आप लोग मत लेना, क्योंकि ऐसा कुछ लोग हैं जो पैसा लेके आप लोगों को पेपर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और पेपर को डिस्कस करने से पहले 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। इस पेपर में मैं भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैं लाइफ में एक ही बार सेल का एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें मेरा 91 मार्क्स आया था। और इस पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर गलत है, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। पेपर का पीडीएफ तो मैं ऐसे भी मेरा टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। लेकिन पेपर को अगर डाउनलोड कर लेंगे और उसमें अगर वो गलत आंसर को भी याद कर लेंगे, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। तो पेपर का डिस्कशन आप लोग को देखना ही पड़ेगा। बीच बीच में 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं आप लोग को डिस्कशन करते टाइम बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है। इसमें पेपर बहुत ही इजी आता है। क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे इजी लगेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कास्टिंग मोल्डिंग से आता है। तो जो भी स्टूडेंट सेल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कास्टिंग मोल्डिंग से हो सके तो थोड़ा क्वेश्चन देख के जा सकते हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मैं तो कुछ देख के नहीं गया था, ऐसे ही जो शॉर्ट क्वेश्चन ग्रुप में डिस्कशन होता था, या जो भी हम ऑनलाइन में पढ़ते थे, बुक से हम पढ़ते थे, उधर से मेरा कम चल गया था, तो उसमें मेरा तो कॉमन आ गया था। तो क्या क्या क्वेश्चन आया था आप देख सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। इसमें से 80 क्वेश्चन आया था टेक्निकल का और 20 क्वेश्चन आया था नॉन टेक्निकल का। 2 घंटा हम लोगों का टाइम था, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट का सिलेबस के बारे में बहुत सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, सिलेबस को डिस्कस कर दीजिए। तो सिलेबस को मैं आप लोगों के साथ एक बार दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि ये था राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी का पेपर, और इस बार डीएसपी का एग्जाम है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट का एग्जाम है, इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है। पिछला बार जब हम एग्जाम देते उसमें ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में आप लोग का क्या सिलेबस रहेगा, तो वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। आरएसपी में तो राउरकेला स्टील प्लांट में 80-20 था, 80 थ्योरी था और 20 नॉन टेक्निकल था। तो अभी डीएसपी का मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट। तो आप लोग का जो भी एग्जाम मतलब पोस्ट का वैकेंसी आया था, तो उसमें आप लोग का यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग से आप लोग का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आप लोग का मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जीके से आप लोग का 5 मार्क्स रहेगा 5 क्वेश्चन के लिए। और प्रोफेशनल नॉलेज आप लोग का 75 मार्क्स का रहेगा 75 क्वेश्चन के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके लिए भी 2 घंटा टाइम रहेगा। टोटल जैसे आरएसपी में था 80-20, इधर 75-25 है। समझ में आ गया। तो 100 मार्क्स का आप लोग का टोटल एग्जाम होने वाला, 2 घंटा टाइम है।
तो सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था सर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं। देखो राउरकेला स्टील प्लांट का जब एग्जाम हुआ था तो आप लोग इसमें देख सकते 3 नंबर पॉइंट में लिखा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो शायद इसमें भी आप लोग का नहीं रहेगा, लेकिन कोई भी कॉन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है क्योंकि इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है एग्जाम पैटर्न दिया उसमें कहीं भी लिखा नहीं है। तो आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले देख पाएंगे क्योंकि आप लोग का इंस्ट्रक्शन में दिखाएगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं। तो आप लोग अच्छा से देख लेना, उसका अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करके आना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो 100 मार्क्स का आप लोग आंसर करके आना। आप देख सकते हैं सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज सेक्शन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ए लेथ व्हिच हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड ए। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, लेथ की एक इकाई है जिसमें गति का चयन करने के लिए लेथ स्पिंडल तथा नियंत्रक लीवर लगा हुआ रहता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को हेड स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो हेड स्टॉक एक ऐसा पार्ट होता है लेथ मशीन का जिसमें कंट्रोल लीवर, स्पिंडल, फीड सिलेक्टर, क्लच, फीड डायरेक्शनल लीवर सब कुछ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को जानना चाहिए हेड स्टॉक कितना टाइप का होता है। हेड स्टॉक होता है टोटल 2 टाइप का। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, GEARED, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, जिसको आप लोग नॉटॉल, NORTOL, नॉटॉल गियर बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कोन पुली ड्राइव हेड स्टॉक, ड्राइव हेड स्टॉक। ठीक है, तो पहला होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक जिसको आप लोग नॉट ऑन गियर बॉक्स कह सकते हैं, और सेकेंड में होता है कोन पुली ड्राइव हेड स्टॉक। ठीक है, तो इसमें जो फास्ट जो होता है इसमें मेन स्पिंडल का साथ मोटर का वी बेल्ट का साथ कनेक्ट हुआ रहता है। ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में क्या होता है, मेन स्पिंडल का साथ वी बेल्ट देके मेन मोटर का साथ उसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। और जो कोन पुली होता है, कोन पुली में हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट बेल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें स्टेप्ड कोन पुली हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आ गया है? तो ज़्यादा आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि 80 क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को और एक क्वेश्चन जानना चाहिए, ये होता है लेथ मशीन का हेड स्टॉक और ये होता है लेथ मशीन का टेल स्टॉक। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है लेथ मशीन का टेल स्टॉक ऑपरेटर को कौन सा साइड में रहता है, राइट साइड में रहता है, और हेड स्टॉक रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, समझ में आ गया है? और आप लोग को जानना चाहिए हेड स्टॉक का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसमिट द ड्राइव फ्रॉम द मेन मोटर टू द वर्क। सोचो इधर से पावर जनरेट हो रहा है तो ये पावर को कहाँ पे लेके जाता है, जो वर्क तक है, ये मेन मोटर से वर्क तक या वर्क स्पिंडल तक ये लेके जाता है, या मेन स्पिंडल तक वो लेके जाता है। ये पावर इधर जनरेट होता है और पावर को ये स्पिंडल तक लेके जाता है। तो स्पिंडल तक लेके जाता है, स्पिंडल घूमता है इसलिए तो वर्क घूमता है ना, तो पावर को ड्राइव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मेन मोटर से मेन स्पिंडल तक पावर को वो ट्रांसमिट करता है। ये होता है हेड स्टॉक का काम, और इसमें जो भी कंट्रोल लीवर वगैरह, फीड सिलेक्टर, क्लच सब कुछ लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का आप देख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। तो बोला है, सोचो कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक मटेरियल, उसको अगर हम लोग फोर्स देके खींच के रखेंगे, पुल करके रखते हैं, तो उसका जो शेप था, शेप में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो चेंजेस आने के बाद जितना हम लोग फोर्स देके पुल किए थे, उसको खींच के रखे थे, उतना ही फोर्स अगर हम लोग उसको छोड़ देते तो जो भी शेप था तो इस शेप में ऑटोमेटिकली फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हिंदी में आप पढ़ सकते थे प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू व्हिच ए बॉडी रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। जितना लोड से या फोर्स से हम लोग उसको खींच के रखे तो उतना का छोड़ देंगे तो जो शेप था उसी शेप में आ जाएगा। तो मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी से होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ओके, तो इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हम लोग जनरली जैसे फॉर्मिंग करते, शेपिंग करते, एक्सट्रूडिंग करते, कोई भी हॉट या कोल्ड वर्क करते हैं, जैसे फोर्जिंग करते, तो फोर्जिंग करने के लिए हम लोग को कौन सा स्टेट का आवश्यक होता है, प्लास्टिक स्टेट का। मतलब उसको हम लोग गर्म करके एक ऐसा अवस्था में लेके जाता है, ऐसा कंडीशन में लेके जाता है कि उसको अगर हम लोग हैमर से मारते तो क्या कर, उसका जो शेप होता है, सोचो ऐसे शेप था, ठीक है, उसको हम लोग को सोचो इस टाइप का बनाना पड़ेगा, तो शेप में चेंजेस कर देते हैं। तो प्लास्टिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें
वो मेटल नरम होता है, या बोल सकते हैं जैसे फोर्जिंग में तो नरम होता है, उसका बाद ये जो पहले शेप था उसको हैमरिंग करके इस शेप में बना देते हैं। लेकिन इस शेप में बना देने के बाद ये जब ठंडा होता है ये इसका ओरिजिनल शेप में नहीं जाता है कि ऐसे फिर बन जाएगा स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। जो शेप में हम लोग उसको चेंजेस किए थे, जिसको हम लोग बदले थे, तो उसी शेप में वो रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जानना चाहिए इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इज द अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसको हम लोग जितना फोर्स दे के उसको खींच के रखते हैं तो उतना फोर्स अगर छोड़ देंगे तो जो शेप था उसी शेप में हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो प्लास्टिसिटी होता है, इसमें सोचो एक मेटल है, इसको फोर्स दे के कोई भी शेप में बना दिए हैं, लेकिन वो ठंडा होने के बाद उसका ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। ये होता है उसका डिफरेंस। तो ये होता है टोटली इलास्टिसिटी ऑपोजिट होता है प्लास्टिसिटी का। वो क्या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें आप लोग कोई भी मेटल है उसको ड्रॉन आउट करके हम लोग खींच के तार में बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं होता है, कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होता, जिसका प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग तार बनाते हैं। जैसे सिल्वर वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम वायर बनाते हैं ना, वैसे हम लोग तार बनाते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी फॉलो करके। और रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस होता है इलास्टिसिटी का ही जैसा। रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। मतलब कोई भी एक सोचो स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है, तो इसको अगर हम लोग खींच के जब उसको सीधा ऐसे तार में बना देते हैं तो जितना एनर्जी वो उसका एब्जॉर्ब करता है, मतलब रेजिलेंस होता है कैपेसिटी मटेरियल के। ये सोचिए एक मटेरियल है, इस मटेरियल के कैपेसिटी होता है, जब हम लोग इसको खींच के जितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है तो उतना वो अगर हम लोग इलास्टिकली हम लोग कैसे होता है उसका अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर इसका ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो रेजिलेंस भी सेम होता है। अगर हम लोग इसको छोड़ देते, फोर्स जितना फोर्स में हम लोग खींच के रखे तो उतना अगर छोड़ देंगे तो जितना एनर्जी वो स्टोर करके रखा तो उतना ही एनर्जी वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो रेजिलेंस इलास्टिसिटी जो है उसका सेम टू सेम जैसा होता है, लेकिन ये क्या होता है मटेरियल का कैपेसिटी होता है कितना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है इलास्टिकली। जब हम लोग उसको खींच के रखे थे, एक तार बना दिए थे, वो पुल करके हम लोग जब रखे थे तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ था। ओके, उसके बाद जब भी हम लोग इस फोर्स को छोड़ दिए हैं तब वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में बन गया, तो उतना ही फोर्स या उतना ही वो जो एब्जॉर्ब एनर्जी किया था, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज कर देता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा होता है, ये प्रॉपर्टी होता है रेजिलेंस प्रॉपर्टी। तो रेजिलेंस प्रॉपर्टी होता है द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। तो इलास्टिकली कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो होता है इस मटेरियल का रेजिलेंस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3rd नंबर का, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन में यूज होता है, शेपिंग मशीन में यूज होता है, आप लोग जानते हैं। उसका बाद स्लॉटिंग मशीन में यूज होता है। ओके, और इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए शेपिंग मशीन में जो कटिंग स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का रेशियो होता है 3:2 होता है। शेपिंग मशीन के बारे में 2-3 पॉइंट मैं आप लोग के साथ क्लियर करना चाहूँगा। 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है शेपिंग मशीन किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेट या फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हम लोग शेपर मशीन का यूज होता है। ओके, और भी आप लोग को जानना चाहिए जैसे की वे इन द बॉस ऑफ पुली और गियर। पुली और गियर में जो की वे रहता है जिसका हम लोग की दे के हम लोग होल्ड करते हैं, तो वो जो की वे बनाना पड़ता है तो वो हम लोग शेपर मशीन से बनाते हैं। इसके बाद डबटेल जो स्लॉट होता है, डबटेल स्लॉट को हम लोग कैसे बनाते हैं, डबटेल स्लॉट को हम लोग कैसे बनाते हैं, इंटरनल जो स्प्लाइन होता है। इसके बाद की वे कटिंग इन ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल में अगर हम लोग को की वे कटना पड़ता है तब भी हम लोग शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन आता है शेपर मशीन का कौन सा पार्ट मूविंग होता है, तो रैम पोर्शन मूविंग होता है, रैम पोर्शन। ओके, समझ में आ गया है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। शेपर मशीन का साइज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द रैम, रैम का कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है उसका हिसाब से वो होता है, उसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। तो जनरली इसका लेंथ वेरी करता है 175 mm से 900 mm, इसका स्ट्रोक लेंथ वेरी करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आज 80 क्वेश्चन एक ही क्लास में डिस्कशन करना है। ठीक है, 3 क्लास है, 3 PDF है, मैं 3 क्लास में डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, बोला चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट आप देख सकते हैं द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन ए लेथ फ्रॉम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जो भी स्पीड आता है तो वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से आता है लेथ मशीन में, ये तो सही है। इसके बाद द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ हैज़ सिंगल स्टार्ट थ्रेड। तो लेथ मशीन का जो
लीड स्क्रू है जिसमें एक्मी थ्रेड होता है, उसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, ये भी ठीक है। लेथ सेंटर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर्स एज नोन एज मोर स्टेपर, लेथ सेंटर में मोर स्टेपर आता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और अब चौथा पॉइंट क्या है, टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज टू रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, तो ये तो गलत आंसर है। स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग टम्बलर गियर यूनिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टम्बलर गियर यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब जो फीड शाफ्ट होता है या लीड स्क्रू का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना पड़ता है। सोचिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टम्बलर गियर यूनिट यूज करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है टम्बलर गियर यूनिट में कितना गियर रहता है, 3 गियर रहता है, जिसको रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं। टम्बलर गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं। ओके, तो ये फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ए टर्निंग टूल विथ नोज रेडियस इज ए, जो टर्निंग टूल होता है लेद मशीन में जिसमें हम लोग नोज रेडियस देते हैं। क्यों नोज रेडियस देते हैं, बिकॉज नोज रेडियस देने से इसका सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा बन जाता है। जब भी हम लोग मेटल करते हैं तो सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए जो इसमें कौन सा पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आप लोग जानते हैं सेपर मशीन, लेद मशीन, तो इसमें हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जब हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं तो उसमें टोटल कितना एलिमेंट रहता है, तो ये टूल सिग्नेचर में टोटल 7 एलिमेंट रहता है, वो भी आप लोग जानते हैं। सबसे लास्ट में जो रहता है वो नोज रेडियस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू काट स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 millimeter pitch on a lathe, the lead screw has pitch of 6 millimeter. If the spindle pitch is 60 rpm then the speed of the lead screw will be, तो आप देख सकते कितना पिच वाला स्क्रू थ्रेड कटना पड़ेगा। 2 mm पिच वाला स्क्रू थ्रेड हम लोग को लेद मशीन में कटना पड़ेगा, लेकिन लीड स्क्रू में कितना पिच है, 6 mm पिच है, और स्पिंडल स्पीड कितना दिया है, 60 rpm दिया है। तो बोला है जो लीड स्क्रू का स्पीड तब कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का बीच में पिच का डिफरेंस है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आप लोग को लगाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोग लिख लेना, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू इनटू पिच ऑफ लीड स्क्रू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, स्पिंडल स्पीड इनटू पिच होता है। समझ में आ गया? ओके, मतलब जो पिच हम लोग को काटना पड़ेगा, पिच या जो भी पिच टू बी काट होता है ना, तो जो पिच हम लोग को काटना पड़ेगा। तो आप लोग को जानना चाहिए स्पीड ऑफ लीड स्क्रू क्या होना पड़ेगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पिच ऑफ लीड स्क्रू क्या है, तो स्पीड ऑफ लीड स्क्रू ऐसे लिख देना इनटू लीड स्क्रू का पिच 6 है। ओके, समझ में आ गया। इसका बाद क्या बोला है, स्पिंडल स्पीड आप देख सकते हैं 60 है और पिच 2 मिलीमीटर कटना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग स्पीड ऑफ लीड स्क्रू करेंगे तब क्या हो जाएगा, 60 × 2/6, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो लीड स्क्रू का स्पीड कितना होना पड़ेगा, 20 rpm होना पड़ेगा। समझ में आ गया है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लीड स्क्रू इनटू पिच ऑफ लीड स्क्रू इज इक्वल टू स्पिंडल स्पीड इनटू पिच टू बी काट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, stroke of a shaping machine is 250 mm. It makes 30 double stroke per minute. Overall average cutting speed of operation is, तो शेपर मशीन का बोला है एवरेज कटिंग स्पीड निकालने के लिए। तो एवरेज कटिंग स्पीड निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इनटू कितना स्ट्रोक हो रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रोक। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला। एवरेज जब भी बोलेगा स्पीड निकालने के लिए, कटिंग स्पीड जब भी नॉर्मल बोलते तब हम लोग क्या लगा देते, कटिंग स्पीड इजिकल टू हम लोग कर देते ANL 1 + m/1000 ऐसे कर देते। लेकिन एवरेज जब भी बोलेगा तो अब आप लोग ऐसा कर देना। तो अब देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो जाएगा, 250 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ स्ट्रोक क्या है, 30। तो टोटल कितना आ जाएगा, 75000। ओके, सॉरी जस्ट 20 होगा। इसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मिलीमीटर में आ जाएगा, ये तो मिलीमीटर में आया है, लेकिन आंसर क्या है आप लोगों को करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा आप लोग को मीटर पर। तो ऐसे अगर 7500 मिलीमीटर पर मिनट में आता है तो आप लोग को 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा।
तब क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा, 7.5 मीटर पर मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो पहले आप लोग को जानना चाहिए कि हम लोग मल्टीपल क्या, आप देख सकते हैं बोला है कटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो देखो मीटर पर मिनट में आपको करना पड़ेगा, तो पहले मिलीमीटर पर मिनट में हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रोक का लेंथ कितना है, 250 mm लेंथ है। ओके, और मिनट में कितना हो रहा है, 30 स्ट्रोक हो रहा है। तो मिनट में 1 मिनट में 30 स्ट्रोक हो रहा है। तो आप लोग को जानना चाहिए 1 मिनट में कितना हो रहा है, 30 इंटू टोटल कितना हो जाएगा, 250 मिलीमीटर हो जाएगा कटिंग स्पीड। ओके, तो इसीलिए हम किए हैं कि आप लोग का फॉर्मूला लेंथ ऑफ स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ कटिंग स्ट्रोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मैशिनिंग ऑफ ए कास्टिंग ऑन ए लेथ इट शुड बी हेल्ड इन। लेथ पर ढलाई के मैशिनिंग हेतु किसमें पकड़ा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। लेथ मशीन पर जब भी हम लोग कास्टिंग को मैशिनिंग करते हैं तब हम लोग फोर्जा चक का यूज़ करते हैं, जिसमें फोर्जा रहता है 90 डिग्री में एक एक जॉ रहता है। ठीक है, तो इसका बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन कर दिया हूँ। आप लोग मेरा चैनल का ईच एंड एवरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को फुल नॉलेज मिल जाएगा, जिसको इंडिपेंडेंट चक बोलता है। इसका ईच एंड एवरी चॉक रिवर्सेबल होता है। ओके, और एक एक चॉक को हम लोग को चक्की की मदद से लगाना पड़ता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट चक बोलता है। इंडिपेंडेंटली मूव होता है। तो कास्टिंग जॉब या कोई भी इरेगुलर शेप जॉब होता है तो उसको हम लोग मैशिनिंग करने के लिए फोर्जा चक का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द स्क्वायर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन। स्क्वायर थ्रेड हम लोग को कहाँ पे दिखाई देता है। तो एक क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है। मैं आप लोग को बोला था 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज का स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। ओके, आप लोग भी जानते हैं स्पिंडल किस मटेरियल से बनता है, बेंच वाइज का माइल्ड स्टील से बनता है। ओके, और बेंच वाइज का इंटरनल पार्ट क्या होता है, स्प्रिंग होता है और बॉक्स नट होता है। बॉक्स नट बनता है फॉस्फोरस ब्रोंज से। बेंच वाइज क्यों कहा जाता है इसको, बेंच वाइज को इंजीनियर वाइज भी आप लोग कहते हैं, क्योंकि बेंच में हम लोग इसको फिट करके हम जो भी वर्किंग होता है जैसे हैक्सोइंग, फाइलिंग, पंचिंग जो भी होता है इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बेंच पे फिट करते हैं, इसीलिए हम लोग बेंच वाइज कहते हैं। इसका साइज हम लोग कैसे लेते हैं, विड्थ ऑफ द जो जॉ का चौड़ा होता है तो जॉ का चौड़ाई से हम लोग उसको साइज लेते हैं। समझ में आ गए हैं। टोटल जो भी क्वेश्चन था, कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं कि ओवर टाइटन जब भी हो जाता है, हम लोग जब भी इसको ओवर टाइटन कर देता है तो इसमें कौन सा पार्ट डैमेज होता है, तो स्पिंडल डैमेज हो जाता है, क्योंकि स्पिंडल नरम मटेरियल से बनता है, माइल्ड स्टील से बनता है। ओके, ओवर टाइटन जब भी करते हैं तो स्पिंडल डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है, सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो भी सरफेस रफनेस होता है उसको हम लोग एक ड्राइंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसका ईच एंड एवरी एंगल होता है 60 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। जब इधर सर्किल स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो आप लोग को जानना चाहिए, जैसे हम लोग लुब्रिकेटिंग करते हैं मशीन में, तो लुब्रिकेटिंग करने के लिए कुछ इंडिकेशन होता है। जैसे सर्किल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली के लिए, डेली पर्पस के लिए। ओके, इसके बाद जहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं उधर वीकली के लिए, हफ्ता के लिए, मतलब उधर वीकली मेंटेनेंस करना चाहिए। जहाँ पे सर्किल रहेगा मतलब उधर डेली मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जहाँ पे स्क्वायर रहता है मतलब उसमें मंथली इंस्पेक्शन करना चाहिए। ओके, और जहाँ पे हेक्सागोन रहेगा उधर क्या करना चाहिए, उधर अदर देन मंथ, मतलब उसको मंथली, क्वार्टरली भी आप लोग कर सकते हैं या हाफ ईयरली भी आप लोग उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये होता है अदर देन मंथली। ठीक है, तो ये होता है लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ मशीन। तो इसका बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्या पूछे जा रहा है, द मेट्रिक वी थ्रेड हैज़ एन एंगल ऑफ। मेट्रिक वी थ्रेड का क्या एंगल होता है ये भी आप लोग को जानना चाहिए। 60 डिग्री इसका एंगल होता है। ओके, इसका डेप्थ क्या होता है कभी कभी पूछा जाता है, तो 0.6134 इंटू पिच होता है। और इट्स क्रेस्ट में भी फ्लैट, और रूट इसका क्या होता है, इसका जो क्रेस्ट पोर्शन होता है ये फ्लैट हो सकता है, लेकिन जो रूट होता है वो राउंड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो क्रेस्ट होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये फ्लैट हो सकता है, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा, रूट जो होगा, वो रेडियस हो सकता है। समझ में आ गया है। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए, ये जो एंगल होता है, जिससे बट्रेस थ्रेड का एंगल होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ओके, सॉ टूथ थ्रेड का होता है 330 डिग्री होता है, और
जैसे BSP थ्रेड का होता है, BSF थ्रेड का होता है, 55 डिग्री होता है, 47.5 डिग्री होता है जो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए या प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। BA थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड में यूज़ होता है। समझ में आगे एक्मी थ्रेड में 29 डिग्री होता है। ओके, तो टोटली एंगल में बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है, द विड्थ ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड ऑफ पिच P इज। तो स्क्वायर थ्रेड का जब भी कुछ भी बोलेगा, डेप्थ बोलेगा, विड्थ बोलेगा, तब उसका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू पिच हो जाएगा। समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, द पिच ऑफ थ्रेड्स ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। स्क्रू गेज आप लोग जानते हैं, हम लोग माइक्रोमीटर का स्क्रू गेज भी हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो वैसे होता है। तो स्क्रू गेज का जो पिच दिया है, पिच बोला है 0.5 मिलीमीटर, और इसका नंबर ऑफ जो डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन कितना है, टोटल 25 है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला है। तो आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर का हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। ओके, तो 0.5 बटा 25 करने से क्या आ जाएगा, 0.02 मिलीमीटर आ जाएगा। माइक्रोमीटर का और स्क्रू गेज का सेम है, तो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, इन ए बायलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ड्रिलिंग में कौन सा टॉलरेंस यूज होता है, यूनिलैटरल टॉलरेंस यूज होता है। ओके, यूनिलैटरल टॉलरेंस मतलब क्या, जैसे प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा। मतलब सोचो ऐसे नॉमिनल साइज है तो प्लस प्लस होगा तो मतलब सिर्फ ऊपर ही रहेगा, अगर माइनस माइनस होगा तो सिर्फ नीचे ही रहेगा। तो कोई भी डायमेंशन है, सोचो 20 प्लस 02 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉमिनल जो साइज है इसको ऊपर ही रहेगा, मतलब दोनों प्लस प्लस है। अब माइनस रहेगा तो दोनों नीचे नीचे रहेगा। लेकिन बाई कलर हम लोग कैसे बोलते हैं, बाई कलर का कुछ घर है या बाई कलर का कुछ टी शर्ट है, तो हम लोग मतलब उसमें अलग अलग कलर रहता है। तो ये जो नॉमिनल साइज होता है इसमें सोचो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, या सोचो इधर माइनस इधर प्लस। तो ये डायमेंशन कैसे होता है, सोचो 20 प्लस 0.5 माइनस 0.3। ओके, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो 20 माइनस 0.1 प्लस 0.3, मतलब ये प्लस माइनस होगा नहीं तो माइनस प्लस होगा। लेकिन यूनिलेटरल में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा नहीं तो माइनस माइनस होगा। ओके, तो ये आप लोग को जानना चाहिए। क्या पूछा है तो आप पढ़ सकते हैं, बोला इन ए बायलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। तो टॉलरेंस कैसे अलाउड होता है, जो नॉमिनल साइज होता है उसमें बोथ साइड में होता है, ऊपर में भी होता है नीचे में भी होता है, क्योंकि वो बाई कलर का जैसे होता है। तो ऐसे आप लोग को जानना चाहिए कि नॉमिनल साइड का दोनों साइड में होता है बायलैटरल टॉलरेंस। लेकिन यूनिलैटरल जब भी टॉलरेंस बोलता है तब हो जाता वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। ओके, नॉमिनल साइज या बेसिक साइज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द हार्डनेस ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड बाय। ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग लेटर ऑफ अल्फाबेट यूज करते हैं। तो अल्फाबेट का लेटर हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं A to F होता है सॉफ्ट, G to V होता है मीडियम, और W to Z होता है हार्ड। ठीक है, तो इधर से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाता है। इसका बारे में भी मैं बहुत सारा क्लास में डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ दिस मटेरियल कैन बी काट विथ ए रफ कट फाइल। तो रफ कट फाइल के हिसाब से हम लोग कौन सा मटेरियल को काट सकते हैं, जैसे वुड, लेदर, मतलब लकड़ी, चमड़ा जो भी होता है उसको कटने के लिए हम लोग रफ कट फाइल का यूज़ करते हैं। तो इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है हाफ राउंड शेप होता है। लेकिन इसमें जो टीथ रहता है, एक एक टीथ इंडिविजुअल टीथ रहता है, अलग अलग टीथ रहता है। टीथ का शेप होता है ट्रायंगुलर शेप होता है, ओके, या ट्रायंगल शेप होता है एक एक टीथ जो होता है। लेकिन फाइल का शेप होता है हाफ राउंड। समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ कट फाइल से इसरो में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है, तो आप लोग भी ध्यान से का देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। कास्ट आयरन या स्टील पाइप को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए, जब भी आप लोग सेल का एग्जाम देने जाते तो आप लोग को कास्टिंग मोल्डिंग देख के जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा राउरकेला स्टील प्लांट में कास्टिंग मोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाता था। तो ये भी क्वेश्चन मैं ऐसे नॉर्मली MCQ का आकार में याद करके गया था, तो इस ये भी मेरा कॉमन आ गया था। तो आप लोग को जानना चाहिए, जो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है इसमें हम लोग हॉलो चीज़ को बनाते हैं। जैसे कोई भी इधर तो पाइप बोला है, पाइप या ट्यूब होता है जो हॉलो पोर्शन बनता है, या बोल सकते हैं राउंड हॉलो पार्ट बनाने के लिए, जैसे पाइप ट्यूब होता है उसको बनाने के लिए हम लोग ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा। सोचो वेट, मैं इसका साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ऐसे है, सोचो एक मोटर है, ये मोटर है सोचो,
ठीक है, इधर से ड्राइव दे रहा है और इधर एक शाफ्ट है या स्पिंडल है सोचो। ओके, इसमें क्या है, ड्राइव रोलर है, ड्राइव रोलर है, इसमें सपोर्टिंग रोलर है। इन दोनों रोलर, ये जो ड्राइव दे रहा है स्पिंडल का मदद से इसके अंदर जा रहा है, तो ये क्या है, इन दोनों रोलर घूमते रहते हैं। और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है मोल्ड रहता है। मोल्ड मतलब क्या होता है, एक अराउंड एक पार्ट होता है। मोल्ड मतलब उसका सेम टू सेम शेप हम लोग को बनाना पड़ता है। तो जो हम लोग को शेप बनाना पड़ता है उसी शेप का हम लोग को मोल्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो जो हम लोग यूज़ करते ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, उसमें हम लोग सिलिंड्रिकल या बोल सकते हैं राउंड हॉलो एक मोल्ड यूज़ करते, क्योंकि हॉलो तो होना ही पड़ेगा। ओके, इसका बाद क्या करते हैं, इधर से एक रहता है, ये तो स्पेस नहीं है, इधर रहता है एक जगह जहाँ से हम लोग गर्म मेटल को इधर से, पिघला हुआ मेटल को इधर से मतलब ढालते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है, जो बकेट टाइप होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पाउट बोलता है। और जो हम लोग किसका मदद से डालते हैं, लेडल का मदद से हम लोग ये जो बॉक्स है, बॉक्स का अंदर डालते हैं। तो ये क्या होता है, बॉक्स इसमें कनेक्ट रहता है, तो ये पाइप का अंदर आ जाता है, मोल्ड के अंदर जब भी आता है टोटल ये इधर आ जाता है। और ये क्या करता है, आप लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, ऑलवेज अगर सोचो कोई भी सर्किल है तो ये सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंट्रीपिटल में ऑलवेज सेंटर का तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में सेंटर से ऑलवेज दूर भागने का कोशिश करता है। मतलब ऐसे जा रहा है तो ऑलवेज दूर भागने का कोशिश करता है। वैसे सोचो इधर भी ये जो पावर जनरेट हो रहा है, ड्राइव से पावर जनरेट हो रहा है, इधर से पावर जनरेट हो रहा है, इसके बाद ए रोलर घूम रहा है, ए रोलर घूम रहा है, तो ये जब घूमेगा तो ए भी घूमता है, मोल्ड भी घूमता है। ये जिस डायरेक्शन में घूमता है, मोल्ड उसका अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो इसके अंदर जब भी गर्म मेटल ऐसे जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, ऑलवेज उसका बाहर तरफ जाने की कोशिश करता है। मतलब इसका जो मोल्ड का जो आउटर पोर्शन है, तो मोल्ड का आउटर पोर्शन मतलब जो सिलेंडर का अंदर वाला पोर्शन है, उसका ही आउटर पोर्शन में उसको टोटली जम जाता है। उसका जमने के बाद क्या हो जाता है, एक हॉलो पाइप जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोग जानते हैं ट्रू सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि ऑलवेज बाहर जाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए जो ऐसे मोल्ड होता है, मोल्ड का अंदर तो ये शेप बनाएगा ना, तो ये ऑलवेज बाहर तरफ ये चिपक जाता है, और ये जो अंदर होता है अंदर खाली रह जाता है। तो इस टाइप का एक पार्ट बन जाता है। तो ये पार्ट हम लोग जब निकालेंगे मोल्ड से, जब हम लोग निकालते हैं, सोचो इस टाइप का एक हॉलो पाइप या ट्यूब बन जाता है। तो कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रू कास्टिंग प्रोसेस से होता है। ओके, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से होता है। समझ में आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये जो मोल्ड है जिस शेप में हम लोग को बनाना पड़ा है उसको मोल्ड बोल रहा है, तो किस मटेरियल से बन सकता है, कास्ट आयरन से भी बन सकता है, स्टील, ग्राफाइट, ड्राई सैंड से, या कॉपर सिरामिक से भी ये बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन करना है मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक्चुअली सिंपल मशीन चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग को फॉर्मूला जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। इसमें आप लोग का मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला का ज़रूरत है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आप लोग को बता देता हूँ सिंपल मशीन में क्या होता है। सोचो एक शाफ्ट है, तो इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे समझ लेना। एक शाफ्ट है, सोचो इसका ऊपर एक व्हील है, जैसे व्हील का इधर बात करें हैं तो ऐसे व्हील है, इसका ऊपर क्या है, इसका बाद एक एक्सेल है, ये भी एक राउंड जैसा एक्सेल है। ठीक है, ये एक्सेल है। तो इन दोनों का कैसे हम लोग कनेक्ट किए, एक शाफ्ट का मदद से हम लोग कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये व्हील है और ये एक्सेल है। तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस सोचो कैपिटल आर है, ये तो बड़ा है और ये तो छोटा है, तो इसका रेडियस सोचो स्मॉल आर है। ठीक है, मतलब व्हील ऑलवेज बड़ा होगा और एक्सेल ऑलवेज छोटा होगा। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक रोप लगाते हैं, रोप लगाने के बाद इधर से हम लोग एफर्ट देते हैं, और व्हील जिस डायरेक्शन में घूमता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है एक्सेल। समझ में आना चाहिए। सोचिए इधर से हम लोग खींच रहा है तो क्या होगा, इधर से खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा। मतलब सोचो इधर से कोई भी एक लोड है, ये नीचे कोई भी एक सोचो 100 किलो का एक वेट है। ठीक है, तो इसको उठाना पड़ेगा, तो इसको कनेक्ट कर दिया एक रोप का मदद से। ओके, तो एक्सेल का ये जो रोप है इसका मदद से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इधर से अगर हम लोग इसको खींचेंगे तो क्या होता है, इधर हम लोग इधर जो होता है इधर हम लोग अपना एफर्ट देते हैं और ये ऊपर जाते हैं, ये जो लोड है ये ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब इधर हम लोग खींच रहे हैं नीचे तरफ
और ये ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा ना, मतलब उल्टा डायरेक्शन, हम लोग नीचे तरफ खींच रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं और ये ऊपर उठ रहा है, मतलब लोड इजीली ऊपर उठेगा क्योंकि इसमें ये जो व्हील और एक्सेल है इसके अंदर बियरिंग रहता है इजीली, इसीलिए इजीली मूव होता है व्हील और एक्सेल। ठीक है, तो व्हील और एक्सेल का क्या काम होता है ये समझ में आ गया है। कोई भी भारी चीज़ को उठाने के लिए हम लोग रोप का मदद से, व्हील और एक्सेल की मदद से इजीली उठा सकते हैं। इधर से हम लोग एफर्ट देते हैं तो इजीली ऊपर उठ जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यही क्वेश्चन में आप लोग को बोला है, ये व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज फिटेड विथ एन एक्सेल रेडियस आर। तो बोला है, आप देख सकते हैं एक व्हील है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, व्हील का रेडियस कैपिटल आर बोल दिया है। इसका बाद आप लोगों को क्या बोला है, और एक्सेल इसका साथ फिटेड है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, समझ में आ गया है। इसका बाद बोला है इफ द वेट डब्ल्यू कैन बी लिफ्टेड बाय द एक्सेल रोप। बोला है ये जो वेट है, वेट हम 100 kg बोला था, तो वेट सोचो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू को उठाना पड़ेगा, कैन बी लिफ्टेड बाय द एक्सेल रोप, एक्सेल रोप का मतलब से इसको उठाना पड़ेगा। व्हेन पावर पी इज अप्लाइड ऑन द व्हील रोप, जब हम लोग व्हील का, ये तो व्हील है और ये एक्सेल है, ये एक्सेल ये व्हील, जब हम लोग व्हील का रोप में कितना पावर दे रहा है, पी पावर जब हम लोग दे रहे हैं, पावर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, पावर मतलब क्या होता है, जब हम लोग इधर से एफर्ट दे रहे, पावर दे रहे हैं नीचे तरफ, तब क्या होता है इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, डब्ल्यू वेट को ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर उठा रहा है, तो बोला देन मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ व्हील एंड एक्सेल इज डिनोटेड। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी तब क्या होगा, तो ए होता है एफर्ट, ये होता है वेट, समझ में आ गया। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए ये वेट भी आप लोग बोल सकते हैं या लोड, इतना लोड को उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी तो निकालने के लिए बोला है, मैकेनिकल एडवांटेज के क्या फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बटा एफर्ट। ओके, पूरा चीज़ को समझना, कोई भी आप लोग को नहीं समझाएगा ये सब चीज़। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बटा एफर्ट। इधर लोड क्या है, लोड मतलब वेट है, वेट कितना है आप जानते हैं डब्ल्यू है, और कितना एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, पी एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन का हिसाब से, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल गया। इसका बाद आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बटा डिस्टेंस मूव बाय लोड। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या था, लोड ऊपर में था और एफर्ट नीचे था, लेकिन वेलोसिटी रेशियो में थोड़ा उल्टा हो जाता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, मतलब हम लोग कितना एफर्ट लगा रहा है। आप देख सकते हैं एफर्ट कहाँ होता है, ये जो व्हील है, व्हील में हम लोग एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, और लोड मतलब कहाँ है, एक्सेल में लगा रहा है। तो डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, डिस्टेंस मूव हो रहा है, ये जो आर है, रेडियस आर है, सोचो डिस्टेंस मूव हो रहा है। ठीक है, तो सोचो डिस्टेंस आर, रेडियस जो होता है ये डिस्टेंस मूव हो रहा है और इसका स्मॉलर डिस्टेंस मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे आना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये तो व्हील का है, तो व्हील का हो जाएगा कैपिटल आर। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव बाय लोड, लोड में क्या होता है एक्सेल का होता है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो वी आर। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। समझ में आ गया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या था, आप लोग जानते हैं डब्ल्यू बाई पी था। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा डब्ल्यू बाई पी, और उसका नीचे क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या था आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी रेशियो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो आप लोग का क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इजिकल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई पी इंटू आर, छोटा आर ऊपर जाएगा, नीचे कैपिटल आर हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या आ गया, डब्ल्यू इंटू स्मॉल आर और नीचे पी आर। ओके, तो आप देख सकते हैं आप लोग का आंसर आया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू इंटू स्मॉल आर बटा पी इंटू आर। एक क्वेश्चन को क्लियर हो गया है। एक्चुअली फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कौन सा एफर्ट है जो व्हील में हम लोग देते हैं वो एफर्ट है, और जो लोड उठता है वो एक्सेल्स का थ्रू उठता है। ओके, और जितना डिस्टेंस मूव होता है, कितना रेडियस आर हम लोग मान लेते हैं और इसमें कैपिटल आर मान लेते हैं। समझ में आ गया, तो जो भी स्टूडेंट का समझ में नहीं है फिर से आप लोग देख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर होल्डिंग द इरेगुलर शेप ऑफ जॉब इन लेथ मशीन which of the following chuck
टू बी यूज्ड। कोई भी इरेगुलर शेप जॉब को होल्ड करने के लिए, रेगुलर इरेगुलर दोनों शेप का जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट चक या फोर्जर चक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। इसका एक एक जॉ किस मटेरियल से बनता है, हाई कार्बन स्टील से बनता है। एक क्वेश्चन आता है वाइजेक स्टील में आया था, ये भी पिछला क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था। ओके, और भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है फोर्जर चक में जॉब को या वर्कपीस को कितना एक्यूरेसी में हम लोग ट्रू कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कितना एक्यूरेसी में ट्रू कर सकते हैं, 0.001 इंच या आप लोग मेट्रिक में बोल सकते हैं 0.02 मिलीमीटर, जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। ओके, इतना एक्यूरेसी में हम लोग जॉब को उसमें होल्ड कर सकते हैं और ट्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अगर आप लोगों को क्लास को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा से मैं एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप लोगों को ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग था, इसका बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी का जो क्वेश्चन था वो भी मैं आप लोग का साथ बहुत ही अच्छा से क्लियर कर दिया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला दिन में भी आप लोग को और 2 क्लास देखने को मिलेगा। इतना अच्छा से क्लियर करूँगा, आप लोग का कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन ऑब्जेक्ट इज इन। तो आप लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट आप लोग को जानना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ड्राइंग किए वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो ए होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP होता है और ऊपर में होता है VP। ठीक है, तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर रखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ VP का देखो इन फ्रंट में हम लोग रख रहे हैं, मतलब उसका सामने हम लोग रखे जॉब। ये तो VP है, उसका सामने हम लोग जॉब को रखे हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मतलब अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन। तब क्या हो जाता, तब हो जाता फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आया है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, तब हो जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम लोग जनरली जो ड्राइंग करते हैं उसमें फर्स्ट और थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट में तो नहीं हो रहा है, इधर क्या बोला है, बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन का बिहाइंड होगा, पीछे होगा, और बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब आप देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन का पीछे होगा। ये तो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन का पीछे मतलब इधर होगा जॉब। ओके, और क्या बोला है, बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे ही तो हो रहा है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। ड्राइंग में हम लोग 2 एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आप लोग का अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, आप लोग फिर से सुनना, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन एंड अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, तब कौन सा क्वाड्रेंट में होता है या कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में होता है, तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ओके, और जब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोला बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, आप देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन के पीछे है और बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, तब कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके, समझ में आ गया है? आप लोग सपोर्ट करते रहना, मैं भी मेरा पास जो भी नोट्स है मैं आप लोग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इसका बाद बोला स्क्रू सरफेस इज ए सरफेस व्हिच, स्क्रू सरफेस क्या होता है, स्क्रू सरफेस होता है जो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन का जो इंक्लाइंड होता है, मतलब इंक्लाइंड मतलब वो टेढ़ा टाइप का होता है, तो उसको बोलता है स्क्रू सरफेस। ठीक है, नॉट ओनली वर्टिकल प्लेन या नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर तीनों प्लेन का अगर वो इंक्लाइन रहता है उसको बोलते हैं स्क्रू सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं क्या पूछे जा रहा है, एक ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज। ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग जनरली 7 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या मार्किंग करते हैं, 7 चीज़ देखे। तो इसमें कितना दिया, इसमें टोटल 6 दिया है। तो इधर बोला है एम क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एम इंडिकेट करता है ग्रेड। ओके, ग्रेड क्या इंडिकेट करता है, ग्रेड आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, ग्रेड होता है 3 टाइप का, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। इसका बारे में मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ क्लास का शुरू में। तो ग्रेड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कितना बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंडिकेट करता है, या बोल सकते हैं ग्रेड को हार्डनेस ऑफ द व्हील, व्हील का हार्डनेस कितना है वो हम लोग ग्रेड का मदद से बता सकते हैं। जो अगर हार्ड होगा मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, अगर डब्लू होता है मतलब क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इधर एम दिया है मतलब ये मीडियम है। ओके, इसका रेंज तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस
इज यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। कौन सा एक गेज होता है जो दो पार्ट का बीच में जो, सोचो एक दो पार्ट है, दो पार्ट का बीच में जो गैप होता है या क्लियरेंस होता है उसको वो आप बोल सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीलर गेज। ठीक है, फीलर गेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है द लेंथ ऑफ द ब्लेड या द लेंथ ऑफ द फीलर ब्लेड इज, तो फीलर गेज का जो ब्लेड का लेंथ होता है कितना होता है? 100 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेट मैं पूरा चीज़ को इरेज कर देता हूँ। बोला है मैच करने के लिए, बोला है लिस्ट 1 का साथ लिस्ट 2 को, तो डक्टिलिटी का साथ क्या मैच होता है? टेंशन टेस्ट मैच होता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी ऑप्शन नंबर 3 का साथ मैच होगा। इसके बाद बोला टफनेस, टफनेस मैच होता है इम्पैक्ट टेस्ट का मदद से हम लोग टफनेस को बता सकते हैं कितना टफनेस है। ओके, इसका बाद एंडुरेंस लिमिट क्या होता है? एंडुरेंस लिमिट फैटिग का टेस्ट का मदद से हम लोग बता सकते हैं। और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन मतलब हम लोग हार्डनेस टेस्ट का मदद से बता सकते हैं, मतलब वो पेनिट्रेशन अंदर जाएगा कि नहीं, वो कितना हार्ड है उसका हम लोग हार्डनेस टेस्ट का मदद से बता सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, आप देख सकते हैं इसमें लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का क्वेश्चन है 70H7G8। तो ये जो बोला है 70H7G8, तो इसमें एक एक चीज़ का वैल्यू क्या होता है ये भी आप लोग को जानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 70 होता है बेसिक साइज, H होता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल और 7 होता है फंडामेंटल टॉलरेंस फॉर होल। ठीक है, इसके बाद G होता है फंडामेंटल डिविएशन फॉर शाफ्ट और 8 होता है फंडामेंटल टॉलरेंस फॉर शाफ्ट। तो ये देखो 8 तो फंडामेंटल टॉलरेंस फॉर शाफ्ट, ठीक है, और 7 भी मैं बता दिया हूँ फंडामेंटल टॉलरेंस फॉर होल, ये भी बता दिया हूँ। लेकिन 70 मैंने बताया था बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज क्या होता है? बेसिक साइज होता है द साइज बेस्ड ऑन व्हिच डायमेंशनल डिविएशन आर गिवन, मतलब जो साइज का बेसिस पर डायमेंशनल डिविएशन दिया रहता है। डायमेंशनल डिविएशन मतलब क्या है? अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन दिया रहता है। तो आप देख सकते हैं अपर डिविएशन लोअर डिविएशन दिया है, तो इसको बोलते हैं बेसिक साइज। और एक्चुअल साइज क्या होता है? जॉब को बनाने का बाद जो साइज होता है वो होता है एक्चुअल साइज। तो 70 तो बेसिक साइज है, एक्चुअल साइज तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। तो कौन सा राइट है यही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, या आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नेगेटिव रेक इज प्रोवाइडेड ऑन, नेगेटिव रेक एंगल कौन सा टूल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं? इससे पहले आप लोग को जानना चाहिए रेक एंगल क्या होता है। रेक एंगल का वजह से फॉर्मेशन ऑफ चिप, मतलब चिप फॉर्म होता है। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है तो इसमें चिप फॉर्म होता है। और रेक एंगल क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू कम आउट द चिप्स फ्रॉम द टूल फेस। रेक एंगल की वजह से टूल फेस से चिप्स इजीली बाहर निकल के आ जाता है और चिप्स का फॉर्मेशन में रेक एंगल काम करता है। ओके, और सरफेस फिनिश के भी ये रेक एंगल काम करता है। तो रेक एंगल के ऊपर सरफेस फिनिश भी डिपेंड करते हैं। और इट रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स को रिड्यूस करते हैं। सोचो कोई भी हार्ड मटेरियल को काटते हैं, तो हार्ड मटेरियल को काटते हैं बहुत ज़्यादा कटिंग फोर्स होगा तो क्या टूल के लिए खराब होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए रेक एंगल अगर हम लोग कम कर देते हैं तो क्या होता है? उसमें उतना कटिंग फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, तो इसमें आप लोग को मैं डिस्कस करूँगा अभी। जो रेक एंगल होता है 3 टाइप्स का रेक एंगल होता है। सबसे पहले होता है पॉजिटिव रेक एंगल, उसका बाद होता है जीरो रेक एंगल, उसका बाद होता है थर्ड नंबर में आता है नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव रेक एंगल किस टाइप का होता है? इस टाइप का रेक एंगल होता है, मतलब ये एंगल होता है। ओके, तो ये सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आ गया? जैसे कौन सा मटेरियल होता है? अगर माइल्ड स्टील का बोलते हैं तो 25 डिग्री रेक एंगल होता है, इसमें समझ में आया है। इसका बाद आपको जानना चाहिए जीरो रेक एंगल क्या होता है। जीरो रेक एंगल मतलब टोटल इस टाइप का टूल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी रेक एंगल नहीं रहता है। ओके, तो ये कौन से मतलब कब यूज़ होता है? जब कास्ट आयरन का हम लोग मशीनिंग करते तब जीरो रेक एंगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेगमेंटल चिप्स या डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं। और नेगेटिव रेक मतलब क्या होता है? नेगेटिव रेक मतलब होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का टूल होता है, मतलब इसका नेक एंगल नेगेटिव होता है। एक्चुअली इसका इस टाइप का होना चाहिए था, लेकिन ये इस टाइप का हो गया। नेगेटिव रेक एंगल यूज होता है कार्बाइड टूल में,
सोचो हाई जो हार्ड जो मटेरियल होता है, जैसे हाई कार्बन स्टील को मैशिनिंग करना पड़ता है, तो हाई कार्बन स्टील को मैशिनिंग करने के लिए हम लोग का कार्बाइड टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए कार्बाइड टूल में हम लोग नेगेटिव रेक्टेंगल प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं पूरा चीज़ को इरेज कर देता हूँ। इसका बाद आप देख सकते हैं इधर यही बोला था, नेगेटिव रेक्टेंगल कार्बाइड टूल में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रॉप फोर्जिंग, फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग में हम लोग जो फोर्जिंग करते हैं तो किस चीज़ को ड्रॉप करना पड़ता है, किस चीज़ को गिराना पड़ता है। तो एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जैसे हम लोग फोर्जिंग करते हैं उससे पहले मेटल को हीट करना चाहिए, और कौन सा कंडीशन में जाता है, प्लास्टिक कंडीशन में चला जाता है, एक ऐसा अवस्था में जाता है, उस अवस्था में अगर हम लोग उसको जो भी शेप देते हैं तो वही शेप में वो बन जाता है। तो गर्म करने के बाद प्लास्टिक कंडीशन में जब भी आता है तब उसको डाई का ऊपर हम लोग लेके जाते हैं, और हम लोग क्या उसका ऊपर गिराते हैं, तो उसका ऊपर हम लोग डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी, डाई नीचे रहता है और ऊपर ये सोचो जॉब रख दिया है हम गरम, जब ऊपर से हैमर मारते हैं और जो भी शेप में हम लोग को बनाना पड़ता है वो हम लोग बना देते हैं। तो इसका एक पिक्चर में आप लोग को दिखाऊंगा, पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, नॉर्मली हम लोग जब फोर्जिंग करते तब क्या होता है, सोचो एनविल होता है, एनविल के ऊपर मेटल को रख के हम लोग स्लेज हैमर से मारते हैं, तो स्लेज हैमर से मार के जो भी शेप बनाना पड़ता है तो वही शेप हो जाता है। लेकिन हम लोग को इतना एक्यूरेसी नहीं मिलता, इतना अच्छा शेप नहीं मिलता ये सब फोर्जिंग से। तो इसीलिए हम लोग जैसे मशीन में करते हैं तो ड्रॉप फोर्जिंग करते हैं। तो ड्रॉप फोर्जिंग कैसे हो तो मैं पिक्चर का थ्रू बताऊंगा। इससे पहले आप लोग को जानना चाहिए, फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर यूज़ होता है, जिसका वेट होता है 3 to 9 kg। ओके, और जो हैंड हैमर नॉर्मली यूज़ होता है उसका वेट होता है 1 to 2 kg। तो अभी मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस है। तो इसमें मैं मार्किंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा पेन का इस्तेमाल नहीं होता इस पिक्चर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एनविल है, इसका बाद उसका ऊपर लोअर डाई है, ऊपर में डाई है, और ये हाई वेलोसिटी में आ रहा है। तो डाई का जगह हम लोग हैमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऊपर आप बोल सकते हो ऊपर में जो रैम है तो वही हैमर का हिसाब से काम करता है। तो ऊपर से वो तेज में आता है और किसके ऊपर, मेटल के ऊपर गिरता है। तो मेटल के ऊपर जब भी गिरता है तो देखो राइट साइड में जो शेप आ गया है इस शेप का आ जाता है। तो डाई का जो शेप होता है उसी शेप में वो आ जाता है। तो ऐसे हम लोग ड्रॉप फोर्जिंग करते हैं। तो मेटल को हॉट कंडीशन में रहना पड़ता है, प्लास्टिक जिसको बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट में रहना पड़ता है। तो ये होता है ड्रॉप फोर्जिंग, मतलब डाई विथ हाई वेलोसिटी। तो डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी, मतलब डाई का साथ हैमर हाई वेलोसिटी में जब गिरता है तब ड्रॉप फोर्जिंग हम लोग करते हैं। समझ में आ गया है? तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, जो भी क्वेश्चन कॉमन है उसको हम जस्ट आंसर बता के चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन ए लेथ ऑपरेशन डैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लेंथ ऑफ काट बटा फीड इनटू आरपीएम। तो लेथ मशीन का कौन सा ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेंथ ऑफ काट बटा फीड इनटू आरपीएम। तो मैशिनिंग टाइम या टर्निंग टाइम हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला लेंथ ऑफ काट बटा फीड इनटू आरपीएम आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं टूल ट्रैवल डिस्टेंस बटा फीड इनटू आरपीएम। तो लेंथ ऑफ काट का साथ मल्टीपल भी होता है कभी कभी नंबर ऑफ काट। ओके, तो नंबर ऑफ काट अगर 1 काट में होता है, सिंगल काट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हो जाता है तो नंबर ऑफ काट को हम लोग नहीं लिखते, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो जाता, लेंथ ऑफ काट या टूल ट्रैवल डिस्टेंस बटा फीड इनटू आरपीएम। तो ये मैशिनिंग टाइम या टर्निंग टाइम का कैलकुलेशन होता है या ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन ए रिवेटेड जॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट सेंटर इज कॉल्ड पिच। आप लोग जानते हैं कोई भी एक रिवेट जॉइंट है, तो ऐसे अगर सोचो कोई भी दो प्लेट को हम लोग रिवेट जॉइंट किए हैं, तो एक रिवेट है और ये एक रिवेट है, ठीक है। ये जो सेंटर पोर्शन से सेंटर पोर्शन डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस को पिच हम लोग कहते हैं। तो जनरली आप लोग 3D लेते हैं, ओके। तो इधर बोला है D इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट इन मिलीमीटर, देन मिनिमम पिच फॉर ए रिवेट जॉइंट इज कैलकुलेटेड बाई। तो मिनिमम पिच कितना हो सकता है, अगर डायमीटर ये जो रिवेट का डायमीटर अगर D होगा तो मिनिमम पिच D + 30 हो सकता, ठीक है। अगर ऐसे देता 3D 2D ऐसे देता तब 3D हो जाता, लेकिन जब इस टाइप का दे देगा तब D + 30 मिलीमीटर मिनिमम पिच होना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कभी कभी रिवेट का मार्जिन पूछा जाता है, मार्जिन का वैल्यू होता है 1.5D होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज डिटरमाइंड बाय। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी सोचो हेक्सागन है, तो हेक्सागन का जो इंटरनल एंगल होता है, टोटल जो इंटरनल 6 इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। एन मतलब होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। तो सोचो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन क्या मान लेते, हेक्सागन मान लेते, तो 2 × 6 - 4 × 90 हो जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा, अब 12 - 4 तो 8 हो जाएगा, 8 × 90 टोटल हो जाएगा 720। तो आप लोग जानते हैं हेक्सागन का एक एक इंटरनल एंगल होता है 120 डिग्री, तो टोटल 6 इंटरनल एंगल का क्या हो जाएगा 720। तो ऐसी वैल्यू आ रहा है ना, तो आप लोग अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और एक फॉर्मूला देके कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों सेम आ रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, 2n - 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सब लोग इजीली इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं, जोगफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का बीच में थीटा एंगल है। ओके, इफ बेस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ द tan थीटा 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप लोग को हाइपोटेनियस भी निकालना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। तो आप लोग जानते हैं एक ट्राइंगल बोल दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा एंगल है, तो ये बेस 2 और हाइट बोल दिया 1। तो आप लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आप लोग अगर करेंगे 2 tan थीटा मतलब 2 × 1/2, इसका नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा हाफ स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं 2 2 कट जाएगा, तो ऊपर में 1 आ जाएगा, 1 बटा आ जाएगा 1 + 1/4, तो नीचे आ जाएगा 1 + 1/5/4 आ जाएगा। तो इसको जब लोग रिवर्स करेंगे तब आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं 4/5 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गया था, थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर किसी का क्लियर है तो इजीली इसका जो आंसर की है इसमें आप लोग 80+ मार्क्स ला सकते हैं। इसका बाद बोला है फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। फायर किसका कॉम्बिनेशन में बनता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग बनता है 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन में, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगा तो आग नहीं जलेगा। तो आग का अगर मतलब बुझाना पड़ेगा, आग बुझाने के लिए कोई भी एक चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, अगर उसको हम लोग हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ये होता है सेंटिसिमल सिस्टम, CENTESMIL। सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, वन राइट एंगल को एक 90 डिग्री जो एंगल होता है उसको हम लोग 100 ग्रेड से 100 बार डिवाइड करते हैं, मतलब 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको एक एक पार्ट को एक ग्रेड बोलते हैं। तो एक राइट एंगल को हम लोग एक ग्रेड में डिवाइड करते हैं, और एक ग्रेड को हम लोग 100 मिनट में डिवाइड करते हैं, और एक मिनट को हम लोग 100 सेकेंड से डिवाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम में हो सकता है, ये होता है, सॉरी ये होता है। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए हम लोग लिखते कैसे, वन राइट एंगल जब भी हम लोग लिखते हैं मतलब क्या, 100 ग्रेड हो जाएगा, तो 100 ग्रेड को हम लोग 100G से लिखते हैं। ओके, 1 ग्रेड को हम लोग कैसे लिखते हैं, 100 मिनट से लिखते हैं, मिनट को हम लोग ऐसे चिन्ह देते हैं जैसे नॉर्मली हम लोग देते हैं, और 1 मिनट को हम लोग कैसे लिखते हैं, 100 सेकेंड ऐसे चिन्ह देते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन पूछे जा सकता है 30.25G मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 30G मतलब होता है ग्रेड, तो 30 होता है G, 30 ग्रेड, और 25 होता है मिनट। ओके, ऐसे अगर आप लोगों को पूछा जाता 1.5 ऐसे अगर मिनट का चिन्ह दिया रहता है तो 1 मिनट हो जाता 5 या 50 सेकेंड हो जाता, ऐसे आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है आप देख सकते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन, क्वार्टर जॉइंट इज ए जॉइंट यूज टू ट्रांसमिट। क्वार्टर जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सियल जो टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड होता है उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो किसका मदद से ट्रांसमिट करते हैं, एक सॉकेट एंड होता है, एक सॉकेट एंड होता है। ठीक है, एक सॉकेट एंड होता है, सोचिए एक सॉकेट एंड है, और एक रहता है स्पाइगॉट एंड रहता है, स्पाइगॉटिक एंड रहता है। तो इस स्पाइगॉट एंड को सॉकेट एंड का अंदर डाल देते हैं। ओके, सॉकेट एंड के अंदर स्पाइगॉट एंड को डाल देते हैं, इसका बीच में हम लोग क्वार्टर देके इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक्सियल टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड को ट्रांसमिट कर सकता है दोनों शाफ्ट का बीच में। समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बोला है टू इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट 90 डिग्री एंगल। तो बोला है दो फोर्स है, ओके, एक 10 न्यूटन, ए भी 10 न्यूटन है, क्यू भी 10 न्यूटन है, और जो एंगल दिया है कॉस थीटा दिया है 90 डिग्री, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को जानना चाहिए, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर किसका मालूम होगा तो इजीली कर पाएगा। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2pq मतलब 10 इंटू 10 कॉस 90 मतलब थीटा का तो वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 मतलब 0 हो जाएगा। तो ए वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो इसका बाद रूट ओवर 100 प्लस 100 टोटल 200 आ जाएगा, रूट ओवर 200। तो इसको जब आप लोग ब्रैकेट से मतलब रूट से निकालेंगे तो तब ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10। तो 2 10 है तो एक 10 तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो 10√2 राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आप लोग का साथ सोल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द मेटल पाउडर यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज। स्टील का थर्मिट वेल्डिंग करने के लिए कौन सा मेटल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं वेल्डिंग जनरली हम लोग 2 टाइप से करते हैं, एक गैस वेल्डिंग और दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए गैस सिलेंडर का ज़रूरत होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस या एसिटिलीन गैस का ज़रूरत होता है, और आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है। तो जिस जगह में गैस का सप्लाई नहीं रहता और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं रहता, उधर वेल्डिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। जैसे हम लोग वेल्डिंग करते टाइम जैसे हम लोग का डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन का ज़रूरत होता है, तो उसमें जहाँ पे करंट नहीं रहता तो उधर डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन को चलाने के लिए या आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इंजन जनरेटर सेट यूज़ करते हैं। तो इंजन के लिए कोई भी पावर सप्लाई का ज़रूरत नहीं होता, जस्ट हम लोग पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करके हम लोग इंजन जनरेटर सेट चला सकते हैं। वैसे ही इधर थर्मिट वेल्डिंग में भी सेम है, इधर गैस का भी ज़रूरत नहीं होता और पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं होता। इसमें कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सिर्फ शंकु आकार का एक विजल ज़रूरत होता है जिसमें फायर क्ले ब्रिक रहता है। आप लोग जानते हैं फायर क्ले ब्रिक क्या करता है कि हाई टेम्परेचर में भी उस खुद को रेजिस्ट कर सकता है। तो हाई टेम्परेचर में उसका जो स्ट्रेंथ होता है या उसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग फायर क्ले ब्रिक यूज़ करते हैं जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस से बचाने के लिए। तो ये जो कौन सा विजल होता है इसके अंदर इग्निशन होता है। तो क्या क्या जलता है इसके अंदर, पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड रहता है। ओके, पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड रहता है। तो इसका इग्निशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसका इग्निशन को बढ़ाने के लिए हम लोग बेरियम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये जो कौन से विजल होता है जिसके अंदर इग्निशन होता है तो जलता है, तो इसके अंदर रहता है बेरियम पेरोक्साइड। ये क्या करता है, जो एल्यूमिनियम पाउडर होता है और आयरन ऑक्साइड होता है तो इसको अच्छा से जलने के लिए मदद करता है, इग्निशन पावर को बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए यूज़ होता है बेरियम पेरोक्साइड। तो इसमें कौन सा पाउडर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ होता है। तो जब भी हीट देते हैं तो जलना स्टार्ट होता है, तो एल्यूमिनियम जो पाउडर रहता है आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो आयरन होता है ये आयरन हम लोग वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेल्डिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे रेल ट्रैक में हम लोग का रेल पटरी में अगर कोई भी क्रैक होता है तो रेल लाइन को या रेल पटरी को ज्वाइनिंग करने के लिए, वो जो क्रैक होता है वो ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर आप देख सकते बोला था द मेटल पाउडर यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील। स्टील का थर्मिट वेल्डिंग के लिए कौन सा मेटल पाउडर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम मेटल पाउडर यूज़ होता है। ओके, समझ में आ गया है। तो इतना अच्छा सब लोग को कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द फॉर्मूला टू फाइंड द ड्रिलिंग टाइम टू ड्रिल ए प्लेट थिकनेस ऑफ टी इज डैश वेयर एफ इज इक्वल टू फीट एंड एन इज इक्वल टू RPM इज। तो ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट बटा फीट इंटू RPM करते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ड्रिलिंग टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। कटिंग स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, 5dn बटा 1000 होता है। और इधर क्या होता है, ड्रिलिंग टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ प्लेट बटा फीट इंटू RPM।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन कॉमन होगा तो उसको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, और जो क्वेश्चन अनकॉमन रहेगा उसका फैक्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ए टूल यूज्ड इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड। जो टूल एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यूज़ होता है तो कौन सा टूल बोलते हैं, तो उसको डाई बोलते हैं। तो डाई का मदद से हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल वी थ्रेड को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द लिस्ट काउंट ऑफ ए मेट्रिक वर्नियर कैलिपर having 25 division on the vernier scale matching with 24 division of main scale division if main scale division value 0.5 millimeter is। तो बोला है 24 MSD मेन स्केल डिवीजन के साथ 25 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच किया है। ठीक है, और एक एक डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.5 mm। जनरली हम लोग का वर्नियर कैलिपर में 1 mm होता है, लेकिन इधर बोला है 0.5 mm। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए बोला है। तो आप लोग जानते हैं जनरली कैसे हम लोग करते हैं, तो मैं इरेज कर देता हूँ ऐसे। तो आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसे करते हैं, कितना VSD बोला है 25 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ 24 मेन स्केल डिवीजन मैच किए, MSD मैच किया है। तो 24 मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या, एक मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू होता है 0.5 मिलीमीटर। तो 24 MSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक एक डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन होता है हाफ होता है। तो 25 VSD इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/25 मिलीमीटर। ओके, समझ में आ गया। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया है। आप लोग जानते हैं लिस्ट काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 MSD का वैल्यू क्या है 0.5 मतलब हाफ बटा 1 VSD का वैल्यू क्या है 12/25। ठीक है, तो एलसीएम करने के बाद क्या आ जाएगा 50 आएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं इधर 25 आएगा। ओके, माइनस क्या आ जाएगा 12 इंटू 2 जा क्या आ जाएगा 24। तो 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 मतलब क्या है 0.02 मिलीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, तो 0.02 मिलीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्चुअली आप लोग को देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी बोला है कितना वर्नियर स्केल डिवीजन का साथ कितना मेन स्केल डिवीजन मैच कर रहा है वो देखना पड़ेगा, और मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इधर से जो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू आएगा तो मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन से माइनस कर देने से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, इसका बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द इंक्लूडेड एंगल इन एक्मी थ्रेड इज। एक्मी थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल होता है 29 डिग्री। एक क्वेश्चन मैं डेली आप लोग के लिए डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड इज। जब हम लोग लेद मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मदद से टर्निंग करते हैं तो स्पेसिफिक सरफेस फिनिश पाने के लिए, अच्छा सरफेस फिनिश पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड अगर मतलब ज़्यादा रहेगा तो उसमें अगर तुम नेगेटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल या पॉजिटिव रेक एंगल जो भी यूज़ करो उसका सरफेस फिनिश ऑलवेज अच्छा आता है। लेकिन फीड अगर कम करोगे और स्पीड भी बहुत कम कर दोगे फिर भी उसका जो सरफेस फिनिश होता है वो भी ख़राब आता है। फीड अगर कम करोगे स्पीड ज़्यादा रहेगा तो सरफेस फिनिश तो अच्छा रहेगा, लेकिन फीड भी कम करोगे स्पीड भी कम होगा तो तब उसका जो सरफेस फिनिश होता है बहुत ख़राब आ जाता है। लेकिन हाई कटिंग स्पीड में ऑलवेज फिनिश अच्छा आता है। अगर कटिंग स्पीड घटाओगे तो अगर जितना भी कम फीड दोगे उसका सरफेस फिनिश में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश को पाने के लिए एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग स्पीड। तो ये भी आंसर की मैं गलत आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं, ए डायनामोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डायनामो एक डिवाइस होता है, किसका मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है, धातु कर्तन के दौरान बॉल को, मतलब फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग। मेटल कटिंग करते टाइम जितना फोर्स क्रिएट होता है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डायनामोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका भी आंसर गलत दिया है, आप देख सकते हैं आंसर की में, इसीलिए मैं आप लोग को बोला था पूरा आंसर की का डिस्कशन देख लेना। आप लोग का जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगा वो मैं सुधार दूंगा, ऐसा नहीं कि जो भी आंसर शीट में दिया है वही मैं आप लोग का साथ डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, क्लाइम मिलिंग इज चूजन व्हाइल मैशनिंग बिकॉज। क्लाइम मिलिंग हम लोग मैशनिंग करते टाइम क्यों चूज़ करते हैं, तो जनरली हम लोग
क्लाइम मिलिंग इस्तेमाल नहीं करता, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है आप मिलिंग, जिसको कन्वेंशनल मिलिंग बोलते हैं। तो मिलिंग जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ सपोर्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते रहता हूँ, तो पिछला क्लास में ही मैं आप लोग का मिलिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था, मिलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप लोग को ये भी बताया था आप मिलिंग में सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन क्लाइम मिलिंग में उतना अच्छा सरफेस फिनिश नहीं आता है। लेकिन इसका आंसर दिया है बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन। क्लाइम मिलिंग से सरफेस फिनिश अच्छा आता है, इसीलिए हम लोग क्लाइम मिलिंग को चूज़ करते हैं, जिसको डाउन मिलिंग बोलते हैं। लेकिन सरफेस फिनिश इसमें अच्छा नहीं होता। आप मिलिंग में सबसे ज़्यादा सरफेस फिनिश उत्पन्न होता है, बेटर सरफेस फिनिश होता है आप मिलिंग में, ठीक है। तो क्लाइम मिलिंग हम लोग क्यों लेते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इट एनाबल्स द कटर टू डी इन एंड स्टार्ट द काट। ये पहले से ही मतलब ज़्यादा थिकनेस से कटना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इसका जो कटने का थिकनेस होता है धीरे धीरे इसका घट जाता है। यह कटर गड़ने एवं कटने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? जो डाउन मिलिंग होता है उसमें जब मेटल कटता है, सोचो ऐसे कट रहा है, तो ऐसे ये जब शुरू किया था सबसे ज़्यादा थिकनेस था, धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ेगा उसका थिकनेस धीरे धीरे घटता रहता है। मतलब शुरू में उसका काट को ज़्यादा करने के लिए हम लोग उसको मतलब शुरू में उसका डिग करने के लिए स्टार्ट द काट, मतलब काट को ज़्यादा करने के लिए हम लोग उधर डाउन मिलिंग या क्लाइम मिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आंसर दिया है बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन, ये आप मिलिंग से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इट एनाबल्स द कटर टू डिग इन, मतलब इजीली वो कटर को डिग इन करने में सहायता करते हैं। स्टार्ट द काट, इजीली ये काट को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा मेटल को काट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइडेड इज। ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते टाइम क्लियरेंस किस में दिया जाता है? तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है। क्लियरेंस तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग काटिंग टूल यूज़ करते हैं, तो काटिंग टूल में हम लोग क्लियरेंस एंगल क्यों देते हैं? एक्चुअली वर्कपीस का साथ इसका जो रबिंग होता है, जो घिसता है, वो घिसने से बचाने के लिए या कम करने के लिए हम लोग उसमें क्लियरेंस एंगल दे देते हैं। तो वैसे हम लोग मतलब थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हम लोग क्लियरेंस किस में देते हैं? तो आप लोग को जानना चाहिए ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आप लोग को एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे डाई है, डाई का ऊपर वर्कपीस मटेरियल को रखा है, जो भी जॉब है उसका बाद ऊपर से 5 गिरेगा, तो जो भी डाई का शेप होगा उसका शेप में बन जाएगा, ठीक है। तो डाई अगर राउंड होगा तो वर्कपीस में भी राउंड हो जाएगा। तो राउंड पार्ट जो निकलेगा तो वो होता है ब्लैंकिंग ऑपरेशन में, वो होता है मेन वर्कपीस, वही आता है काम में। और जो बाकी मटेरियल रहता है, जो राउंड पोर्शन छोड़ के जो बाकी वर्कपीस रहता है उसको स्क्रैप हम लोग बोलते हैं। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या होता है, डाई का जो शेप होता है, जब भी 5 उसका ऊपर गिरते हैं, वर्कपीस के ऊपर जब भी गिरते हैं तो डाई का शेप का जैसे वो शेप हो जाता है। तो ऐसे अगर सोचो राउंड डाई का शेप है तो राउंड आकार में निकल जाएगा जो पार्ट, वो हो जाता है ब्लैंकिंग प्रोसेस में वर्कपीस। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उसको स्क्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डाई का जो साइज़ है उससे 5 का साइज थोड़ा सा कम है, क्योंकि डाई का साथ 5 का अगर समान थिकनेस हो जाएगा तो जब उसको कटेगा तो डाई का अंदर तो नहीं जाएगा ना, अंदर तक तो नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो घिसेगा। तो इसलिए क्लियरेंस हम लोग थोड़ा सा 5 में दे देते, मतलब उसमें थोड़ा सा उसका थिकनेस कम कर देते। तो क्लियरेंस किस में दे रहे हैं? तो 5 में एक्चुअली हम लोग क्लियरेंस दे रहे हैं। तो 5 इजीली जब इसका नीचे मतलब डाउन और जब भी गिरेगा तब क्या हो जाएगा, डाई का वर्कपीस का अंदर जब मतलब थ्रू जब चला जाएगा तो डाई का अंदर तक चला जाएगा, तो डाई का जो थिकनेस है उससे कम है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, रबिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया है। देखो मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को हिंदी में समझाने का, फिर भी आप लोग को एक एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ जो आप लोग को कोई बाकी और क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आगे देखते रहना। आप देख सकते क्वेश्चन में यही पूछा था, ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस में दिया जाता है? 5 में दिया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है इसमें भी गलत आंसर दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम लोग थ्रेड रोलिंग करते हैं तो ब्लैंक डायमीटर कितना रखा जाता है? आप लोग जानते हैं जब भी एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग काटते हैं, कोई भी सोचो शाफ्ट है तो शाफ्ट में तो हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं ना, तो ब्लैंक डायमीटर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। सोचो 12 mm का मेजर डायमीटर बनेगा तो उससे कम होता है, तो कितना कम होता है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो मेजर डायमीटर रहता है उसका पिच बटा 10 हो जाता है, तो इतना कम करते हैं, ठीक है। सोचो 10 mm का पिच मतलब थ्रेड काटना है, तो ऐसे क्या पिच बटा मतलब 1.5 बटा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
9.85 का आसपास हो जाएगा। इतना डायमीटर हम लोग को इस शाफ्ट का रखना चाहिए। थ्रेड काटने के बाद उसका क्रेस्ट पोर्शन थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो ये ब्लैंक डायमीटर बोलते हैं। मतलब थ्रेड काटने से पहले जो डायमीटर शाफ्ट का बनाना पड़ता है उसको ब्लैंक डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रेड रोलिंग में ब्लैंक डायमीटर पिच डायमीटर का इक्वल बनाना चाहिए। पिच डायमीटर का इक्वल बनाना चाहिए। पिच डायमीटर आप लोग जानते हैं क्या होता है। सोचो कोई भी स्क्रू थ्रेड है, ये जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर, ये जो इंटरनल डायमीटर होता है इसको बोलते हैं माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर का अंदर जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको बोलते हैं पिच डायमीटर। तो थ्रेड रोलिंग करते टाइम डायमीटर को पिच डायमीटर का इक्वल करना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होता है, तो अगर आप लोग का डाउट है तो निमी बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, उसमें क्लियरली लिखा है इक्वल टू द पिच डायमीटर। ठीक है, तो जनरली हम लोग थ्रेड रोलिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन जब भी हम लोग करते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा संख्या में हम लोग जब जॉब बनाते हैं, मास प्रोडक्शन करते टाइम हम लोग थ्रेड रोलिंग की मदद से थ्रेड करते हैं, जिसमें कोई भी चिप नहीं होता, नहीं ना कोई भी काट होता या कोई भी चिप उत्पन्न नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, और ये होता है एक रोलिंग प्रोसेस। तो इसका जो रोलर होता है फ्लैट रोलर भी हो सकता है, डिस्क रोलर भी हो सकता है। रोलिंग होता है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस, और इसका जो जॉब होता है, जॉब टोटली मतलब जो शाफ्ट होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चला जाता है, मतलब प्लास्टिक कंडीशन आता है। उसका बाद जब भी उसको हम लोग कोल्ड फोर्जिंग कर देते हैं रोलर का मदद से, तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ प्लास्टिक कंडीशन क्या होता है कि ऐसा कंडीशन में चला जाता है जब भी उसको जो भी शेप देते हैं, तो सोचो रोलर का मदद से, फ्लैट रोलर का मदद से हम लोग उसको थ्रेड बना दिए, तो प्लास्टिक कंडीशन की वजह से फ्लैट ही रह जाएगा। फ्लैट थ्रेड ऐसे मतलब फ्लैट जो रोलर चल गया मतलब वो थ्रेड बन गया है, तो थ्रेड ही ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ये होता है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। ओके, तो जब भी आप लोग थ्रेड रोलिंग से थ्रेड बनाते हैं तो इसका जो थ्रेड का स्ट्रेंथ होता है और गुड फिनिश होता है सिर्फ थ्रेड रोलिंग से मिलता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा थ्रेड कटिंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। थ्रेड कटिंग आप लोग नहीं बोल सकते, थ्रेड फॉर्मिंग, तो ये होता है थ्रेड रोलर प्रोसेस या रोलिंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन में आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। सिंगल पॉइंट जो थ्रेड कटिंग टूल होता है, जो वी टूल होता है, जिसको मापने के लिए हम लोग सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। टोटली 60 डिग्री है कि नहीं, अगर BSW है तो 55 है कि नहीं, अगर इंच में आप लोग कर रहे तो थ्रेड कटिंग टूल जो होता है उसमें कितना रेक्टेंगल होना चाहिए। तो थ्रेड कटिंग टूल में कोई भी रेक्टेंगल का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो उसमें 0 रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज डन बाय। नॉर्मलाइजिंग हम लोग कैसे करते हैं ये भी आप लोग जानते हैं, बहुत बार मैं क्लास में डिस्कस कर दिया हूँ। कोई भी सोचो हार्ड मटेरियल है या कोई भी मटेरियल के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन है, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक नहीं है, तो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन बनाने के लिए और उसका अंदर से स्ट्रेस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए, इंटरनल जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है उसको रिमूव करने के लिए, और उसका अंदर जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। मतलब मेटल को नॉर्मल कर दो तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं रहता। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन ज़्यादा होता तो हम लोग का प्रॉब्लम होता है, वैसे मेटल के अंदर रहता, तो मेटल को नॉर्मल करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो भी मेटल होता है उसको 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा दे के हम लोग हीट करते। कोई भी एक वर्क पीस है तो उसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में, टेम्परेचर से भी 30 से 40 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर दे के हीट करने के बाद उसको हम लोग आप बोल सकते हैं स्टील एयर में हम लोग रख देते हैं या रूम टेम्परेचर में हम लोग रख देते हैं। एयर कूलिंग हम लोग उसको करते हैं, कोई भी क्विंचिंग मीडिया का ज़रूरत नहीं होता, धीरे धीरे हो रूम टेम्परेचर में या एयर कूलिंग में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसीलिए अब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, हीटिंग अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हम लोग हीट करते, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हम लोग हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, उसका बाद हम लोग एयर कूलिंग या आप बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर में हम लोग उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूपोला इज यूज टू मेक। क्यूपोला फर्नेस हम लोग क्यों करते हैं, कास्ट आयरन को बनाने के लिए हम लोग क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। पिग आयरन के लिए आप लोग जानते हैं ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैक्स। ठीक है, तो कोई भी एक इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रोड को कोटिंग क्या करता है, उसका ऊपर रहता है फ्लैक्स। ठीक है, तो फ्लैक्स क्या करता है आप लोग जानते हैं, फ्लैक्स रिमूव ऑक्सीडाइज
फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस। तो जो भी सोल्डरिंग सरफेस होता है उससे जो ऑक्साइड्स रहता है तो ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लैक्स। इसका बाद इट प्रिवेंट्स कोरोशन, कोरोशन को रोध करने के लिए या प्रतिरोध करने के लिए फ्लैक्स यूज़ होता है। और इट प्रोमोट्स द वेट सरफेस, वेट सरफेस को वो बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका बाद जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इन ए माइक्रोमीटर इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज अबव द डाटूम लाइन व्हेन द फेसेस आर कॉन्टैक्ट। सोचो कोई भी एक माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का दो फेस टोटली कॉन्टैक्ट में है, लेकिन जो डाटूम लाइन है, ये जो बैरल का डाटूम लाइन है और थिम्बल का डाटूम लाइन क्या है, इसका एबव में, ऊपर में है, तब एक कौन सा एरर होता है, तब ये नेगेटिव एरर होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर को हम लोग कैसे खोलते हैं, हम लोग तो ऐसे नीचे लेके आते हैं, मतलब अगर नीचे तरफ आता है मतलब वो एडवांस होके रहता है, लेकिन वो पीछे ऑलरेडी है, मतलब वो नेगेटिव एरर है। ठीक है, एक्चुअली तो उसको बैरल का साथ थिम्बल का मैच होना चाहिए था, तो वो अगर ऐसे नीचे आ जाता, क्योंकि वो नीचे आएगा तब भी इसका रीडिंग बढ़ेगा, लेकिन वो तो नीचे नहीं है, वो पीछे है, मतलब वो नेगेटिव एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। एल्यूमिनियम को निष्कासित करते कौन सा आयक से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 659 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेड कौन सा मटेरियल से हम लोग, कौन सा आयक से हम लोग निष्कासित करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेना। 327 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। वर्नियर प्रोटेक्टर का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। प्रोटेक्टर का काम ही होता है एंगल को मेजरमेंट करने का। ठीक है, तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का लिस्ट क्या होता है, 5 मिनट होता है, आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर। एक क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। ट्राई स्क्वायर क्या करते हैं, कोई भी जॉब का 90 डिग्री को मेजर करते हैं। हाँ, वो दो सरफेस जो है टोटली वो 90 डिग्री में राइट एंगल में है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर किस मटेरियल से बनता है, हार्डेंड स्टील से बनता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जॉब इन ए वाइस व्हेन फाइलिंग। जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तब बेंच वाइस, जिसको आप लोग इंजीनियर वाइस बोल सकते हैं, जब हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं तो बेंच वाइस का हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए, बेस्ट पोजीशन, उसका जो पोजीशन कितना होना चाहिए, जो ऑपरेटर है जो काम कर रहा है उसका एल्बो लेवल तक एटलीस्ट होना चाहिए, 106 सेंटीमीटर एटलीस्ट होना चाहिए। तो हम लोग इसको मेजरमेंट करके भी बोल सकते हैं, जो 106 सेंटीमीटर होगा तो ठीक है, नहीं तो एल्बो लेवल अगर बोलेंगे ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सेंटीमीटर में और एल्बो लेवल का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ आर एट लीस्ट इन। कौन सा फाइल में जो यूनिट लेंथ होता है उसमें सबसे कम टीथ होता है, तो ये एक्चुअली ग्रेड का हिसाब से बोला है। तो ग्रेड का हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो बास्टर्ड फाइल में सबसे कम टीथ होता है, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें। लेकिन अगर आप लोग शेप का हिसाब से देखते हैं तो रास्पकट फाइल में भी इसका जो टीथ होता है ट्राइंगुलर इंडिविजुअल टीथ होता है, तो इसमें भी बहुत ही कम टीथ रहता है। लेकिन एक ग्रेड का हिसाब से देखें, एक्चुअली आप लोग जानते हैं जो टीथ पर यूनिट लेंथ हम लोग करते हैं तो ग्रेड पर हम लोग करते हैं फाइल का जो भी क्लासिफिकेशन होता है। तो बास्टर्ड फाइल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर रफ फाइल है तो रफ फाइल राइट आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था और 7 से 8 क्वेश्चन कुछ डिफिकल्टी था, तो आप लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग प्रिपरेशन करते रहना और आप लोगों को मैं बार बार बताऊँगा, कोई भी जगह से आप लोग नोट मत खरीदना, क्योंकि ये सब पेपर फ्रीली अवेलेबल होता है। लेकिन कुछ यूट्यूबर होता है जो पैसा कमाने के लिए सब पेपर को बेचता है। एक एक पेपर अगर बेचेंगे 25-30 रुपया में, तो अगर 10 लड़का ले लेते हैं दिन में तो कितना इनकम होता है सोचो। तो ऐसे करना नहीं चाहिए। हम तो पहले भी दिन आप लोगों को बताया था, हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए, जो हमारा पास है मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। और कभी भी मेरा जो नॉलेज है वो देने के लिए कभी भी पैसा मैं नहीं लूँगा। तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा अंदर एलिजिबिलिटी है या जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना दिन हम पढ़ाऊँगा उतना दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। कोई भी कोर्स के लिए, कोई भी पीडीएफ के लिए हम एटलीस्ट किसी से भी पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते ना, जो भी सपोर्ट का ज़रूरत होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। लेकिन कभी कभी होता है व्हाट्सएप पर एसएमएस देखना उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो हमको डेली बनाना पड़ रहा है एग्ज़ाम के लिए।
तो जो भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, सभी स्टूडेंट को मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, किसी भी अगर मतलब कुछ इमरजेंसी होता तो हम लोग डायरेक्ट कॉल कर लेना व्हाट्सएप पर। अभी जब भी देखना कि आप लोग का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तब आप लोग डायरेक्ट हमको कॉल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया था। क्या फॉर्मूला था? 2n-4 इंटू 90। एन मतलब नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का साइड कितना है? 5। तो 2 इंटू 5 मतलब क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं -4 इंटू 90। तो आप देख सकते हैं 10 - 4 इंटू 90। तो 6 इंटू 90 क्या हो जाएगा? 540 आ जाएगा। तो इंटरनल एंगल का जोगफल टोटल कितना आ जाएगा? 540 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक इंटरनल एंगल भी आप लोग निकाल सकते हो, उसका बाद टोटल 5 इंटरनल एंगल को ऐड करेंगे तो सेम आएगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला ये आप लोग को पहले ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है 2n - 4 इंटू 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 63, द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ इज। आइसोमेट्रिक लंबाई से सत्तो लंबाई की अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है? जो भी आइसोमेट्रिक लेंथ होता है उससे ट्रू लेंथ का अनुपात होता है 0.815 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को तो डिस्कस करने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था सिंबल ऑफ मीडियम फिनिश इज। मीडियम फिनिश का सिंबल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। दो ट्रायंगल किस में होता है? N7, N8 और N9 में होता है दो ट्रायंगल, ठीक है। अगर 3 ट्रायंगल का बात करता है तब क्या हो जाता है? तब होता है N4, N5, N6। अगर 4 ट्रायंगल का बात करता तब क्या हो जाता है? N1, N2 एंड N3, ठीक है। एक ट्रायंगल का बोलता तब क्या हो जाता? N10 और N11। अगर ऐसे बोल देता तब हो जाता N12। समझ में आ गया है? N1 का वैल्यू होता है 0.025 माइक्रोन और N12 का वैल्यू होता है 50 माइक्रोन, ठीक है। तो इसका बाद N1 से जब भी आगे बढ़ता है एटलीस्ट डबल डबल होके बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है आप देख सकते हैं। कितना नंबर का क्वेश्चन? 65 नंबर का। द पोर्शन ऑफ फाइल व्हिच इज नॉट हार्डेंड इज। तो एक क्वेश्चन मैं इसरो का पेपर डिस्कस करते टाइम मैं आप लोग को बता दिया था, फाइल का कौन सा भाग को हम लोग सॉफ्ट रखते हैं, उसको हार्डन नहीं करते हैं। फाइल तो जो उसका टीथ होता है तो टीथ पोर्शन हार्डन और टेम्पर्ड होता है, लेकिन कौन सा भाग को हम लोग हार्डन नहीं करते हैं? टैंग भाग को, क्योंकि टैंग पोर्शन वुडन फाइल का वुडन हैंडल का अंदर जाता है, ठीक है। तो वुडन हैंडल का अंदर जब भी टैंग पोर्शन जाएगा तो उसको तो धकेल देकर वुडन हैंडल का अंदर जाना पड़ेगा ना, उसको भेजना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग धकेल देंगे या अगर हार्डन होता तब क्या हो जाएगा? टूट जाता, लेकिन इसीलिए हम लोग उसको सॉफ्ट रख देते हैं। तो वो जब भी हम लोग वुडन हैंडल का अंदर भेजने के लिए धकेल देंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आप देख सकते हैं, बोला है द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सी इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू। तो आप लोग जानते कौन सा टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल सेम रीडिंग देता है? तो -40 डिग्री में। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी होता है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कौन सा आयस्क होता है? तो आर्जेंट टाइट होता है, आर्जेंट टाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम को बोलता है बॉक्साइट, आयरन को बोलता था हो जाता है हेमाटाइट, ठीक है। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 11 टू द पावर 0। आप लोग जानते हैं मल्टीपल का फंक्शन पहले होता है, क्योंकि बॉडमास का ऐसे BODMAS, तो ऑफ और जो भी डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पहले होता है प्लस से। तो सबसे पहले 3 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं A टू द पावर 0 या B टू द पावर 0 जो भी होता है 0 नहीं होता, 1 होता है। इंटू क्या हो जाएगा? 11 टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो एक इसको पहले करना पड़ेगा, तो 9 + 1 × 1 मतलब 1, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। समझ में आ गया है? तो 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं आप लोग को सोल्यूशन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्पेरिकल ड्यू टू।
जो भी लिक्विड ड्रॉप्स होता है, तरल बूंदे या गैसीय बुलबुले, ऑलवेज इसका आकार स्पेरिकल क्यों होता है, स्पेयर जैसा क्यों होता है? गोलाकार होने का कारण होता है सरफेस टेंशन। आप लोगों को जानना चाहिए सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द एवरेज डायमीटर ऑफ 6 बुशेस इज 18 मिलीमीटर। बोला है 6 बुश का एवरेज डायमीटर 18 मिलीमीटर है, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 18 मतलब हो जाएगा टोटल 108 मिलीमीटर। बोला इसका बाद एक बुश ऐड हुआ है और एवरेज जो डायमीटर है वो कितना हुआ है? 18.2। तो एक बुश ऐड हुआ मतलब 7 बुश का कितना हुआ? 18.2 हुआ, मतलब टोटल कितना हो जाएगा डायमीटर? 127.4। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द 7th बुश। जो 7th बुश है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा? तो 7th बुश ऐड होने के बाद उसका टोटल डायमीटर 127.4, पहले था 6 जो बुश था उसका डायमीटर था 108, तो इससे अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 19.4 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो 7th जो बुश है उसका डायमीटर हो जाएगा 19.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 45 माइनस कॉस 45। तो साइन 45 का वैल्यू +1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू माइनस तो दिया है 1/√2, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, ब्रास किसका एलॉय है? तो कॉपर एंड जिंक होता है, कॉपर एंड टिन होता तब ब्रोंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक ट्रेन कितना स्पीड में जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड प्रति स्पीड में जा रहा है, मतलब सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भी मीटर पर सेकेंड बोलेगा तो उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, तो इजीली आप लोगों का आ जाएगा। तो काटने के बाद 18 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बोलता 10 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आवर में करो तो तब आप लोग को 18/5 से मल्टीपल करने से क्या हो जाता? कट जाता, तब हो जाता 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब मीटर पर सेकेंड को जब भी किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा तब 18/5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तब उल्टा करना पड़ेगा। जो भी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, सोचो 20 दिया है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तब हो जाएगा 5/18, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 75 नंबर, साइन थीटा इज गिवन बाय, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा अतिभुज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लंब बटा अतिभुज इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इधर बोलता अगर मैट्रिक में पूछता था हो जाता 735.5। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में आप लोग को बार बार बता देता हूँ, ओहम होता है जिसका ओमेगा साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल होता है, सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड फॉर, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू एक्यूरेटली मेजर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली परफेक्टली मेजर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एन आइसोमेट्रिक व्यू शोज, आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग कितना डायमेंशन देख सकते हैं? 3 साइड को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऑर्थोग्राफिक जो व्यू होता है उसमें हम लोग 2 साइड को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन का, बेंच वाइज स्पिंडल हैज, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था स्क्वायर थ्रेड किसमें रहता है, तो उसमें बेंच वाइज ऑप्शन था, तो बेंच वाइज इधर भी दिया उधर भी दिया, तो बेंच वाइज स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड रहता है, बेंच वाइज स्पिंडल बनता है माइल्ड स्टील से। समझ में आएगा। तो टोटल जो 80 क्वेश्चन था टेक्निकल सेक्शन का, इसका बाद जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ है टोटल 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल बढ़ पाएगा, आप लोग ही बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग का जस्ट सपोर्ट मैं चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना, मेरा पास जो भी रहेगा, मेरा जितना नॉलेज है मैं उतना ही आप लोग का साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आता है एक बार लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।